स्ट्रेचिंग ऑफ वायर स्ट्रेचिंग कर स्ट्रेचिंग ऑफ वायर हम लोग कर लिया था। यस सर। स्ट्रेन भी हो गया था, मॉडोसोबिलिटी भी हो गई थी, ये भी हो गया था। एक आता है बेटा वॉल्टन स्ट्रेचिंग। ठीक, अगर हम लोग क्या करते हैं स्ट्रेच करते हैं किसी वायर को तो उसमें वर्क कितना करना पड़ेगा। वॉल्टन स्ट्रेचिंग ऑफ वायर एडी कर बेटा, वॉल्टन स्ट्रेचिंग ऑफ वायर। हाँ, वॉल्टन स्ट्रेचिंग ऑफ वायर। work done in stretching of wire. कल हम लोगों ने बेटा स्ट्रेचिंग की बात किया था। किसी वायर को अगर आप खींचते हो, पुल करते हो, ठीक है, कैसे वो स्ट्रेच होगा। ठीक, तो अगर मान लो कोई भी वायर है, ठीक है, उसमें हम लोग ने ये है आपका तो अगर किसी वायर को बेटा स्ट्रेच किया जा रहा है उसमें हमें वर्क क्या करना पड़ेगा, वॉल्यूम कितना आपका होगा। ठीक है, तो कहने का वर्क स्ट्रेचिंग तो कंडीशन क्या है, एक साइड को आपने फिक्स कर दिया, एक साइड को बेटा फिक्स कर दिया और दूसरे साइड में हम लोग फोर्स अप्लाई कर रहे हैं। दूसरे साइड में क्या करेंगे, फोर्स अप्लाई करेंगे। या एरिया का सेक्शन आपका ये है, लेंथ आपका कितना था ये है। अभी पहले ग्राउंड अप्लाई, ठीक, ओरिजिनल लेंथ ये है, एरिया का सेक्शन ये है बेटा। देखो हम लोग जब पढ़ते हैं यूज चला जहाँ तक वैलिड होता है वहाँ तक जो लेंथ में इलांगेशन करते वेरी स्मॉल होता है, जिसकी वजह से एरिया रिमेज हम लोग कांस्टेंट एज्यूम किया जाता है। एरिया को हम लोग क्या मानते हैं, रबर कांस्टेंट माना जाता है। लेंथ में वो थोड़ा सा इंक्रीजमेंट हम लोग करते हैं। ठीक है, तो उस केस में क्या होगा कि अगर आप इसको आपने स्ट्रेच किया थोड़ा सा, ओरिजिनल लेंथ के रिस्पेक्ट में थोड़ा सा स्ट्रेचिंग की गई, तो इस केस में यहाँ पे फोर्स स्ट्रेचिंग हुआ, फोर्स अप्लाई क्या होगा, मान लो डेल्टा एल की इंक्रीजमेंट में ओरिजिनल लेंथ दिया था, एरिया हम लोग जो भी कर सकेगा वैसे कर सकते हैं, कांस्टेंट होगा नहीं, थोड़ा ये माना जाता है कांस्टेंट है लगभग। तो इस केस में क्या होगा, हम लोगों ने एन मॉडुलस पढ़ा था, क्या पढ़ा था, एन मॉडुलस। एन मॉडुलस का फार्मूला कितने लोग याद है, एन मॉडुलस वाई के लिए कल बताया गया था हमको, कल या परसों पर तो दिया था। एन मॉडुलस, एन मॉडुलस ये पढ़ाने के बाद याद रखिए, ये आपकी जिम्मेदारी है। पढ़ाने से पहले नहीं आता तो चलिए ठीक है, लेकिन पढ़ा दिया गया उसके बाद अब उसको क्या, ठीक है, तैयार रखना ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। नहीं तो हम लोग पढ़ाते चलेंगे, आप लोग बुलाते चलेंगे। ठीक है, हाँ जी, सिंपली हम लोगों ने कहा था यह मॉडल होगा था बेटा स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन। बेसिक फार्मूला था स्ट्रेस अपॉन क्या, स्ट्रेन, यानी कि नॉर्मल स्ट्रेस अपॉन एंगुलर स्ट्रेन को हम लोग कह लेते थे, एन मॉडुलस कहते थे। ठीक है, नॉर्मल स्ट्रेस यहाँ पे कहते हैं अपॉन एंगुलर स्ट्रेन को क्या कहा जाता था, एन मॉडुलस। अब बेटा नॉर्मल स्ट्रेस के लिए फार्मूला लिखा था एफ अपॉन ए और एंगुलर स्ट्रेन को एल बाई एल, ये ऊपर शिफ्ट हो जाता है, वाई तक होता था एल अपॉन ए इनटू डेल्टा एल, तो फार्मूला इन्होंने बोला। ठीक, वाई की वैल्यू हो गई एफ इंटू एल अपॉन ए इंटू डेल्टा एल। डेल्टा एल है चेंज इन लेंथ, मतलब जो इसमें इलांगेशन हुआ बेटा, ये एरिया का सेक्शन है, यह अप्लाइड फोर्स है और ये तो पता ही नहीं बेटा, और यह तो है ओरिजिनल लेंथ आप करता। ठीक, अब यहाँ पे ये तो हमारा मॉडुलस का रिलेशन हम लोगों ने पहले ही पढ़ रखा है। ठीक, अगर इससे देखो हमें यदि कोई चीज़ स्ट्रेच करना है, ठीक है, तो वहाँ पे हमें निकालना क्या है, फोर्स, और डब्ल्यू बराबर आपने पढ़ा होगा एफ इंटू एस। डब्ल्यू कर तो क्या होता है, एफ इंटू एस। आप पढ़ते हैं बेटा कर्व कहाँ से किया, वाई पर हो गया एफ इंटू एल अपॉन ए इंटू क्या हो गया, डेल्टा एल। ठीक है, अब कंडीशन क्या हो रहा है कि यहाँ से अगर आप फाइंड आउट करेंगे कि किसी वैल्यू यदि
एफ इक्वल टू होगा बेटा वाई ए इंटू डेल्टा एल अपान एल। वाई ए इंटू डेल्टा एल अपान कितना एल हो गया, ये फोर्स की वैल्यू हो गई। किसकी वैल्यू हो गया? फोर्स की वैल्यू से वाई ए डेल्टा एल अपान एल के बराबर होगी। ठीक, हमने फोर्स को ले लिया यहाँ पे वाई ए एल अपान एल है। अगर आपको वागना निकालना है, मान लो हमने इस पर स्ट्रेस किया, जब स्ट्रेस करते हैं इसमें स्मॉल स्ट्रेचिंग जब की जाती है तो उसके लिए यह यूज कर लिया जाता है कि आपको फोर्स रिमेन्स कांस्टेंट है, बट फोर्स की वैल्यू हमारी चेंज होगी जैसे जैसे स्ट्रेस करेंगे। ठीक है, बट यहाँ पे हम लोग क्या मानते हैं? कांस्टेंट मानते हैं। तो डब्ल्यू की जो वैल्यू लिखते हैं यहाँ पे हमारे स्ट्रेचिंग में हमारे इसके अगेन आपने डीएल लेंथ आपके लिए इंक्रीजमेंट किया, या इसे आप ओरिजिनल लेंथ से क्या ले लो, ठीक है, और इसको आप क्या ले लो? स्मॉल एल ले लो। तो यहाँ पर हो जाएगा बेटा क्या? ये स्मॉल एल और ये हो जाएगा कितना? कैपिटल एल। तो ये ऊपर हो जाएगा बेटा कैपिटल एल, नीचे हो जाएगा स्मॉल एल। इससे हमें चेंज कर लिया ना, क्योंकि अभी हमें इंटीग्रेट करना है। तो उस केस में अगर हम लोग डेल्टा एल फिर इनको डीएल करेंगे तो आपको समझने में दिक्कत होगी। ठीक है, तो ये कंडीशन आपकी हो गई। यहाँ से मैं फोर्स के लिए रिलेशन निकालें। किसका रिलेशन निकालें बेटा? फोर्स के लिए। और डब्ल्यू बराबर एफ इंटू क्या होता है? डी एस होता है। तो डी डब्ल्यू की जो वैल्यू होती है एफ इंटू क्या होगा? डी एस की जगह हम लोग यहाँ डी एल ले लेते हैं। एफ इंटू क्या ले लेंगे बेटा? डी एल ले लेंगे या डी एफ ले लीजिए, जो भी ले लीजिए, फिर उसी को हम लोग कन्वर्ट कर लेते हैं। अब इस चीज़ में हम लोग एफ की वैल्यू रख लेते हैं और फिर इसको एफ की वैल्यू कितना है? वाई ए एल अपान कैपिटल एल इंटू डी एल इक्वल टू क्या बेटा? डी डब्ल्यू। काम के लिए डी डब्ल्यू। ठीक, अब कंडीशन क्या होती है? कहाँ से कहाँ तक आपने स्ट्रेच किया है? तो जीरो से स्ट्रेचिंग कहाँ तक हो रही है? हमारी एल तक हो रही है। तो वहाँ से फार्मूला रख के फिर हम लोग वहाँ से क्या करते हैं? रिप्रेजेंट करेंगे। अभी लिखो नहीं, लिखो तो लाइन स्टेटमेंट भी लिखाएंगे। तो लिखिएगा, हेडिंग करिए, वर्क करिए स्ट्रेचिंग है वायर कितना? इफ ए वायर if a wire is stretched, if a wire is stretched, if a wire is stretched, then during this process मतलब stretching में during this process work will be done against internal restoring force, against internal restoring force, against internal restoring force। हो गया? नीचे लिखिए, if a force here is act along the length L, if a force F is act along the length L, of the wire of cross section A, of the wire of cross section along length L of the wire of cross section A। क्रॉस सेक्शन का मतलब ये होता है बेटा सामने वाला पोर्शन, ऐसे नहीं, ये केवल क्रॉस सेक्शनल एरिया कहलाता है। ठीक, आपका सेक्शन क्या लिखा बेटा? ए। हो गया? देखिए, एंड स्ट्रेच्ड इट बाई हम लोग यह नहीं आते हैं स्ट्रेच्ड इट बाई एल देखिए। देन अब यहाँ से फर्स्ट इक्वेशन पर नोट कर लीजिए, यहाँ से फर्स्ट इक्वेशन पर आप नोट कर लो। हाँ, यहाँ से लेके आप यहाँ तक नोट कर लो। सर यहाँ पर डब्ल्यू बराबर में प्लस होता है यहाँ पर एस यानी लेंथ लंबाई डी एल क्यों लिया गया है? डी एल क्यों लिया? लिखेंगे ना कि अगर इसको अगेन हम डी एल स्ट्रेच करते हैं तो वागडन डब्ल्यू डी डब्ल्यू बराबर एफ इंटू डी एल हो गया। एफ की वैल्यू हमने सब्स्टिट्यूट कर दिया, उसको फिर हम लोग क्या करेंगे? इंटीग्रेट करेंगे। इंटीग्रेट करके वही वैल्यू हम लोग लिमिट दे देंगे जीरो से लेकर कहाँ तक?
करने के लिए सब बनाया गया है। इंडिकेट करने के नहीं तो लिए। अगर वैसे भी लिख देते अगर नहीं वैसे लिखेंगे तो रिलेशन नहीं मिलेगा ना। नहीं, अगर यहीं पर फुल स्टॉप करना होता तब क्यों देते हैं? जैसे आपको यहीं तक कोर्स तक खाली करना है तब तो ये ठीक है, लेकिन अगर हमें वर्क करना है जैसे रीजन देखो बेटा हम सुन लीजिए ज़रा सा, इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन का यूज़ हम लोग वहाँ करते हैं जहाँ क्वांटिटी वेरी करती है। क्वांटिटी क्या करती है? वेरी करती है, वेरिएबल होता है। जहाँ फिक्स है वहाँ तो सीधे सीधे हम क्या कर लेते हैं? मल्टीप्लाई कर लेते हैं। जैसे अगर आप एल है उस पर कोई चेंजेस नहीं आती तो हम सीधे डब्ल्यू आर या इंटू एल लिख देते हैं। लेकिन यहाँ पे क्या है, जैसे जैसे एल की वैल्यू चेंज होगी ना, जैसे जैसे एल की वैल्यू चेंज होगी वैसे वैसे स्टेटिक फोर्स की वैल्यू हमें चेंज करनी पड़ती है। इसीलिए जब डी एल लेते हैं ना, वेरी स्मॉल लेंथ, जिसमें एल की वैल्यू कॉन्स्टेंट मानी जाती है, ठीक है, क्योंकि हम डब्ल्यू बराबर एफ एक्स तभी लगा सकते हैं जब हमारा फोर्स की वैल्यू क्या होगा? कॉन्स्टेंट। अगर चेंजेबल है, वैरी है तो उसमें हम अप्लाई नहीं कर सकते हैं। तो इसी की वजह से हम लोग यहाँ पे स्मॉल लेते हैं कि वेरी स्मॉल लेंथ स्ट्रेच करने में जो वर्क करना पड़ेगा उसकी वैल्यू डी डब्ल्यू कर दिया तो डी एल, और टोटल स्ट्रेचिंग हमारी याद है उसी को हम इंटीग्रेट कर देंगे तो डब्ल्यू की वैल्यू यहाँ पर कर दिया बेटा। आगे लिखिएगा इफ वायर इज अगेन, नोट कर लिया है ना, देखिए इफ वायर इज अगेन, इफ वायर इज अगेन स्ट्रेच्ड बाई, इफ वायर इज अगेन स्ट्रेच्ड बाई इस वेरी स्मॉल लेंथ, जैसे कोई स्मॉल स्मॉल क्या लेते हैं, वेरी स्मॉल लेंथ डी एल, वेरी स्मॉल लेंथ डी एल स्ट्रेच्ड बाई वेरी स्मॉल लेंथ डी एल, then the work done, then the work done in this process, तो स्ट्रेस करने में in this process हो जाएगा डी डब्ल्यू बराबर बेटा एफ इंटू डी एल। अगर यहाँ एक्स लिया होता तो यहाँ डी एक्स लेते, एल लिया तो डी एल लेते, ठीक है। तो ये कंडीशन होगा, इसको इंटीग्रेट डब्ल्यू बराबर होगा बेटा इंटीग्रेशन, हमें टोटली हम लोग कितना खींचा है एल तक, स्मॉल एल तक, ठीक है। तो जीरो तो कितना एल वाई ए स्मॉल एल अपॉन कैपिटल एल इंटू डी एल। बेटा देखो वाई एल क्वार्टर कांस्टेंट एल का एरिया कांस्टेंट हम लोग ले रहे हैं, वर्टिकल लेंथ कांस्टेंट, वेरिएबल फैक्टर एल और क्या है डी एल। तो जो कांस्टेंट फैक्टर उसे हम लोग पहले बाहर ले लेते हैं, तो वैल्यू हो जाएगी डब्ल्यू बराबर वाई ए बाई एल को हमने बेटा बाहर ले लिया, इंटीग्रेशन एल इंटू डी एल, एक्स इंटू डी एक्स, पावर एक ऐड हो जाता है और जो पावर आता है उसी से हम लोग क्या करते हैं डिवाइड कर लेते हैं। ये आएगा बेटा एल स्क्वायर बाई कितना तो जो पावर आता है बेटा वो डिवाइडिंग फैक्टर में आ जाता है। और लिमिट हमारा जीरो से कहाँ है एल, जीरो से कितना लिया हम लोगों ने एल लिया है। तो यहाँ पे डब्ल्यू बराबर होगा वाई ए अपॉन कैपिटल एल। अब इसको वैल्यू पुट कर दो बेटा, एल ही अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो एल की जब एल रखेंगे तो एल स्क्वायर बाई 2 आ जाएगा और लोअर लिमिट जीरो है तो केवल नहीं ध्यान रखते हैं तो जीरो आ जाएगा। अब इसको हम यहाँ पे शिफ्ट कर लेते हैं, तो डब्ल्यू की वैल्यू आ गई वाई ए इंटू एल स्क्वायर अपॉन कितना 2 इंटू कैपिटल एल, 2 इंटू कैपिटल एल। अब इसी को हम लोग रीसेट कर लेते हैं बेटा, इसी को रीसेट करते हैं स्ट्रेस और स्ट्रेन के टर्म में, ठीक है। किसके टर्म में? स्ट्रेस और स्ट्रेन के टर्म में, और एरिया या वॉल्यूम के टर्म में हम लोग उसको कन्वर्ट कर देते हैं। तो नोट कर लीजिए, तो आगे से बताएं। अब देखिए जो फैक्टर हमारा देखो हो गया। अब क्या करेंगे बेटा, देखो इसको हम थोड़ा सा रीसेट कर लेते हैं। करते क्या है कि ये है डब्ल्यू, आपका वॉल्यूम जो होगा एरिया का सेक्शन ए है और लेफ्ट वर्जन एल है, ए इंटू एल का जो प्रोडक्ट होगा वो हमारे क्या हो जाएगा
बालून के बराबर हो जाएगा। किसके बराबर होगा? बालून के हमारा बराबर होगा। इस केस में हम लोग क्या कर रहे हैं, एल से ऊपर मल्टीप्लाई कर दें और एम से हम नीचे क्या करते हैं, डिवाइड करें, तो रिजल्ट में कोई अंतर नहीं आएगा। ठीक है, उस केस में हमने क्या किया, तो हाफ को अलग कर लिया वाई ए, ठीक, एल से ऊपर हमने मल्टीप्लाई कर दिया इनटू स्मॉल एल स्क्वायर अपॉन यहाँ पे नीचे पे कैपिटल एल स्क्वायर, ठीक, क्या हो गया, कैपिटल एल स्क्वायर हो गया। बेटा ए इंटू एल बालून हमारा क्या बालून हो जाता है, क्या हो जाता है, बालून हो जाता है। इसके लिए हम बी लिख सकते हैं, डब्ल्यू इक्वल टू हाफ वाई इंटू बी इंटू एल स्क्वायर अपॉन कैपिटल एल स्क्वायर। ठीक, यहाँ पे कंडीशन बी जो है अगर इसको हम इधर शिफ्ट कर लेते हैं तो डब्ल्यू अपॉन बी वर्क डन पर यूनिट बालून इसे कहते हैं। पढ़ेंगे क्या, वर्क डन पर यूनिट बालून, ये टोटल वर्क डन का बेटा, इसे कहा वर्क डन पर यूनिट बालून। ये काम बालून को स्ट्रेस करने में हमें जो वर्क करना पड़ेगा वो कितना होगा, वर्क डन पर यूनिट बालून। तो ये हो जाएगा बेटा वाई डब्ल्यू अपॉन बी, इसे हम स्मॉल डब्ल्यू से ले लेते हैं, स्मॉल डब्ल्यू इक्वल टू डब्ल्यू बाई क्या हो गया बी इक्वल टू हो जाएगा बेटा हाफ यंग मॉडल स्मॉल एल अपॉन कैपिटल एल क्या होता था, स्मॉल एल बाई कैपिटल एल क्या बोलते हैं, स्ट्रेन बोलते हैं। अगर चेंज इन वालों अपॉन वजन वालों स्ट्रेन होता है ना, हाफ वाई इंटू इसे कह देंगे स्ट्रेन का होल स्क्वायर, यानी कि वर्क पर यूनिट वालूम हो गया हाफ यंग मॉडल इंटू स्ट्रेन का क्या, स्ट्रेन का होल स्क्वायर। एक रिलेशन हमारा ये बन गया बेटा, एक रिलेशन हमारा ये बन गया। ठीक, और दूसरा पढ़ते हैं हम लोग यंग मॉडुलस बराबर होगा स्ट्रेस अपॉन क्या, स्ट्रेन। ठीक, फिर हम लोग लिखते हैं सिंस वाई इक्वल टू होता था बेटा स्ट्रेस अपॉन कितना, स्ट्रेन, अभी पढ़ा था ना, तो यहाँ पे वाई की जगह पे कहते हैं स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन। तो क्वेश्चन फर्स्ट तो W बराबर, ये याद रखना है वर्कडन पर यूनिट वॉल्यूम है, वर्कडन क्या है, पर यूनिट वॉल्यूम, उसी टाइम में आपको पूछा भी जाता है वर्कडन पर यूनिट वॉल्यूम। ये हो जाएगा हाफ, देखो इसके लिए अब लिखा हमने आपको समझाने के लिए क्लियर है, राइट लिख दिया जाता स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन इनटू कितना, स्ट्रेन का होल स्क्वायर स्क्वायर। बेटा एक स्ट्रेन ऊपर एक स्ट्रेन नीचे क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा डब्ल्यू, पीछे दिखेगा ऊपर लिखे बेटा। चलो तो W बराबर हो जाएगा हाफ स्ट्रेस इनटू स्ट्रेन, स्ट्रेस इनटू स्ट्रेन। तो दूसरा फार्मूला ये बन गया। ठीक, हाफ स्ट्रेस इनटू क्या हो गया, स्ट्रेन, जिससे आपका सेकेंड इक्वेशन बन गया। ठीक है, W की वैल्यू आ गई हाफ स्ट्रेस इनटू स्ट्रेन आ गया। पहला वाला बना था हाफ क्या, यंग मॉडुलस इनटू स्ट्रेन का स्क्वायर हो गया। ठीक, हो गया। और अगर आप स्ट्रेस के टर्म में कन्वर्ट करना चाहते हो तो स्ट्रेन बराबर हो जाएगा क्या, स्ट्रेन की जब वैल्यू आप निकालेंगे तो स्ट्रेस अपॉन यंग मॉडुलस हो जाएगा, उसके टर्म में भी हमें फिर ही कन्वर्ट कर लेते हैं। ठीक, नोट कर लीजिए। तीसरा रिलेशन बनाए हैं ये साइन हो गया बेटा। देखो आप लोग आज चटनी उटनी होने वाली है, साइन सब लोग कर दीजिए। अरे डिप्टी डायरेक्टर आ रहे हैं, आप लोग को देखने हैं, आप लोग का हाल चाल पढ़ रहे हो, घूम रहे हैं। नहीं वो नहीं, वो तो दूसरे थे। चलो ये हो गया W की वैल्यू हो गया हाफ स्ट्रेस इनटू स्ट्रेन। तीसरा जो कंडीशन हम लोग लेते हैं, थर्ड कंडीशन जो अपना होगा, ठीक है, वो क्या हो जाएगा, अगर स्ट्रेन को हम लोग लिखें, ठीक है, नेक्स्ट कंडीशन बन सकती है, क्योंकि यंग मॉडुलस इक्वल टू क्या होता है, स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन, तो स्ट्रेन इक्वल टू स्ट्रेस अपॉन यंग मॉडुलस लिख सकते हैं बेटा। यहाँ पे अगर हम लोग स्ट्रेन लिखें तो स्ट्रेस अपॉन क्या हो जाएगा,
एन मॉडल्स के बराबर हो जाएगा। तो थर्ड पॉइंट हमारा जब बन जाएगा तो यहाँ W बराबर R करके लिख सकते हैं फ्रॉम इक्वेशन सेकेंड। फ्रॉम इक्वेशन कहाँ से? सेकेंड। जो W की वैल्यू है, किसकी वैल्यू है? W की जो वैल्यू आपकी हो रही है ये हो जाएगा W इक्वल टू हाफ स्ट्रेस इंटू क्या चीज? देखो स्ट्रेस अपान क्या आ जाएगा? यंग मॉडुलस। तो हो जाएगा स्ट्रेस अपान यंग मॉडुलस y हो जाएगा। ठीक है, स्ट्रेस अपान क्या हो जाएगा? यंग मॉडुलस y हो जाएगा। ठीक, अब देखो स्ट्रेस इंटू स्ट्रेस का स्क्वायर हो गया, दैट मींस W इक्वल टू हो गया हाफ स्ट्रेस का स्क्वायर अपान क्या? इंसिडेंट तक 2y। समझ जाएंगे ना? दिस इज क्वेश्चन। ठीक, तो ये हो गया हमारे पास कितने रिलेशन बन गए? 3 रिलेशन यहाँ बन गया। लॉगरिथम स्ट्रेसिंग ऑफ वायर को जब हम स्ट्रेस करते हैं तो वहाँ पे आपके पास 3 रिलेशन हो गया। ठीक, एक हो गया हमारा क्या? y की वैल्यू हो गया, ये बेसिक फार्मूला हम लोगों ने पढ़ा था। यहाँ से जब पहले निकाला, इसके बेस पे पहले लॉगरिथम की वैल्यू निकाली। क्वेश्चन फर्स्ट y इक्वल टू हाफ स्ट्रेस इनटू स्ट्रेन का स्क्वायर। दूसरा रिलेट किया W इक्वल टू हाफ क्या? स्ट्रेस इनटू स्ट्रेन। तीसरा रिलेशन बनाया हाफ स्ट्रेस का स्क्वायर अपॉन, ठीक है, तो वो इनटू स्ट्रेन। या हाफ पहले ले लो, आपके टर्म में पढ़ो था हाफ क्या होगा? स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेस का स्क्वायर अपॉन क्या है? मॉडुलस हो गया। ठीक है, कर लेंगे। रिलेशन ऑलरेडी हो ही गया है आपका। क्वेश्चन रेशियो से बता दिया गया है, हो गया ना? हाँ, का क्वेश्चन कर लेंगे फिलहाल। कोई है क्वेश्चन? चलिए भी हम ऐसे बोल देते हैं। हो गया? अब तीसरा आता बेटा फैक्टर्स अफेक्टिंग इलास्टिसिटी। ठीक है, अभी इसको हम लोग बाद में कर लेते हैं। पहले हिस्टैरिसीस का बेस सुना होगा आपने। मैग्नेटिज्म को जब पढ़ा था तब भी आपने पढ़ाया गया होगा। क्या मैग्नेटिज्म में क्या आता है? हिस्टैरिसीस लूप। क्या नाम है? जी सर, कॉइल है, कॉइल रहता है उसमें मैग्नेटिक फील्ड वाले क्लास जो आप बात कर रहे हैं क्लास 12 में चल। आपने फेरोमैग्नेटिक और पैरामैग्नेटिक मटेरियल से होता था। ठीक है, जब हम लोग किसी क्या इसमें किसी मैग्नेटाइजिंग फील्ड में रखा जाता है किसी फेरोमैग्नेटिक मटेरियल को, तो उसमें मैग्नेटिक प्रॉपर्टी डेवलप होती है। और वो जो मैग्नेटिक प्रॉपर्टी होती है, जब हम लोग वहाँ पे मैग्नेटाइजिंग फोर्स हटाते थे तो फिर से कम्प्लीटली लूज नहीं करता था। कुछ याद करिए, तो पढ़े होंगे 12th में था ये। जी ठीक है, कितने लोग पढ़े हैं? हिस्टैरिसीस लूप, वहाँ हिंदी में हिस्टैरिसीस लूप ही बोलते रहे होंगे। हिस्टैरिसीस लूप मैग्नेटिज्म में पढ़ाया गया होगा। ठीक है, जब आपको मैग्नेटाइजेशन और डीमैग्नेटाइजेशन ऑफ मटेरियल बताया गया होगा। क्या है कुछ चैनल नहीं पढ़ रहा है था सर, सिलेबस में था, पढ़े सिलेबस में भी था। जो नहीं पढ़ाया सिलेबस से वहाँ सब कुछ सिलेबस में। चलिए देखिए, वैसे बहुत सारी चीज़ें सिलेबस से ऐसी रिमूव कर दी गई थी जो, हाँ, लेकिन आपको ये सोचना चाहिए था डॉक्टर बनना है। आप तो इंटर पढ़ने के लिए ये थे नहीं, हाँ, और डॉक्टर बनने के लिए सब कुछ आएगा बेटा। ठीक है, उसमें आप ये नहीं कुछ कह सकते ये नहीं। क्या देखते हैं फिलहाल? एक क्वेश्चन लिख लेंगे इस पे, लिखिए क्वेश्चन के। हाँ बेटा पूछेंगे, आप लोग पढ़ रहे हो, पूछेंगे, सब कुछ नहीं पढ़ रहे हैं। ठीक, वो डिपेंड करता है सर, वो जो आ रहे हैं सर वो किस सब्जेक्ट से रिलेटेड है। साइंस सब्जेक्ट से होंगे तो आपसे कुछ क्वेश्चन नहीं पूछें। ठीक, अगर आप किसी और सब्जेक्ट से होंगे तो बट इतना आपको क्वेश्चन वगैरह तो जानते ही है हर कोई। ठीक, चलो
बोला क्या जा रहा है, क्वेश्चन लिखिएगा। ये वायर ऑफ लेंथ, ये वायर ऑफ लेंथ ये वायर ऑफ लेंथ 50 सेंटीमीटर 50 सेंटीमीटर 50 सेंटीमीटर एंड एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, ये वायर ऑफ लेंथ 50 सेंटीमीटर एंड एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, इंटरसेक्शन, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन CROSSECTION, क्रॉस सेक्शन मतलब परिच्छेद, क्षेत्र का क्षेत्र, इसे कहते हैं बेटा एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। ठीक है, फ्रंट का जो एरिया इसे कहते हैं एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इज 2 × 10⁻⁻6 मीटर, 2 × 10⁻⁻6 मीटर। लिखिए 2 × 10⁻⁻6 मीटर। if young modulus for the material of wire, young modulus for the material of wire is 5 × 10⁻, for the material is 5 × 10⁻, 5 × 10⁵ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, 5 × 10⁵ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ठीक है, जो आपका एंग मॉडुलस की वैल्यू है वो 5 × 10⁻ क्या है, 5 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर के बराबर है। इसकी वैल्यू एंग मॉडुलस की वैल्यू। देखिए इफ वायर इज स्ट्रेच्ड, if wire is stretched through a length, wire is stretched through a length, wire is stretched through a length 0.2 millimeter, 0.2 millimeter, then calculate work done, then calculate work done in stretching the wire, work done in stretching the wire, in stretching the wire। तो वर्क डन की जो वैल्यू होगी वायर को स्ट्रेच करने में वो कितनी होगी वो हमें फाइंड करना है। देन फाइंड वर्क डन इन स्ट्रेचिंग द वायर। तो वायर को स्ट्रेच करने में क्या आपका वर्क डन होगा उसकी वैल्यू हमें क्या करनी है, डिटरमाइन करनी। ठीक है, जल्दी निकाल दीजिए। यंग मॉडल दिया है, ठीक है, इलांगेशन भी दिए हैं, एरिया क्रॉस सेक्शन भी दिया है, सब कुछ दिया है ना। जल्दी से आप निकाल दो। वर्क डन की वैल्यू क्या होगी स्ट्रेचिंग में, जो स्ट्रेचिंग आपका है बेटा उसमें वर्क डन की वैल्यू क्या होगी ये हमें फाइंड आउट करना है। बेटा आपको वर्क डन की वैल्यू फाइंड करनी है। माइनस में सर्वर का आ सकता है,
माइनस में माइनस आ रहा है क्योंकि डाटा ऐसे बोला गया है बेटा। अब सब मिलीमीटर को और मीटर में या सेंटीमीटर में बदलेंगे तो और माइनस पावर बढ़ेगा, और माइनस पावर ऊपर ही बढ़ रहा है स्मॉल एन में। चले देखिए कैपिटल आगे बेटा 50 कितने लोग आया, हमें वर्ग निकालना था बेटा। और यहाँ पे चूंकि हमें एन मॉडल्स की वैल्यू भी दी गई है, एन मॉडल्स की वैल्यू भी दिया गया है, और क्या क्या दिया है, सब कुछ दिया है। फोर्स नहीं दिया है, दिया है क्या, फोर्स नहीं दिया है, एरिया क्रॉस सेक्शन दिया है, लेंथ दिया है, चेंज इन लेंथ दिया है। इसका मतलब हम लोगों ने देखो एक फार्मूला लिखा था y = हाफ एन मॉडुलस इनटू स्ट्रेन का क्या होल स्क्वायर लिखा था ना, ये मॉडुलस इनटू स्ट्रेन का होल स्क्वायर पहले ये फार्मूला डिजाइन किया गया है। ठीक है, इस केस में हमारे पास एक मॉडुलस की वैल्यू बोलो कितना बोला 5 × 10⁵ ठीक। स्ट्रेन चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ, बेटा यूनिट दोनों का सेम रखना है, वो चाहे सेंटीमीटर में हो, मिलीमीटर में हो, मीटर में हो, किसी में भी वैल्यू मीटर में ऊपर नीचे दोनों का यूनिट कैंसिल आउट हो जाता है, इसलिए वो यूनिट सेम होनी चाहिए। किसमें है वो फैक्टर पे यहाँ बहुत वैल्यू यहाँ नहीं रखता है। आपने लेंथ लिया 50 सेंटीमीटर और क्या लिया है एरिया, तो उसका रेडियस भी दिया है, चलिए वो मॉडुलस तो ये लेंथ कितना दिया है 0.2 मिलीमीटर, तो 0.2 मिलीमीटर को आप क्या करिए सेंटीमीटर बदलने के लिए क्या करेंगे, जैसे लेंथ दिया था आपको 50 सेंटीमीटर, कितना 50 सेंटीमीटर, जिसमें 100 से आपने डिवाइड किया तो यहाँ पे 0.5 क्या मीटर, डेल्टा एल की वैल्यू दी है 0.2 मिलीमीटर दिया है। इसे हमें मीटर में बदलना हम लिख सकते हैं बेटा 2 × 10⁻⁻4, भाई एक हजार से डिवाइड करेंगे तो 10⁻³ होगा, इस डेसिमल को हटाएंगे तो 2 × 10⁻⁻4 मीटर आ गया, या 0.00035 4 बार 0 लगाओ तक आपको लिखो। ठीक, तो ये हो गया इतना मीटर हो गया। अब हमें डेल्टा एल अपॉन एल स्ट्रेन की वैल्यू होती है, डेल्टा एल अपॉन एल का क्या होल स्क्वायर करना है बेटा। अब देखो यहाँ पे हो गया हाफ इंटू 5 × 10⁻⁵, डेल्टा एल की वैल्यू 2 × 10⁻⁻4 अपॉन एल की वैल्यू 0.5 का होल स्क्वायर। ठीक है, 0.5 का क्या हो गया आपका होल स्क्वायर हो गया। ठीक, अब यहाँ पे 0.5 का होल स्क्वायर हो जा रहा है, तो वैल्यू हमारा क्या, इसको क्या करेंगे आप हाफ 5 × 10⁻⁵, इसको आप क्या करेंगे डेसिमल हटाओगे तो 10⁻⁻1 आएगा, और ऊपर हम क्या करेंगे आप डिवाइड कर दीजिए। ठीक, तो मल्टीप्लाई का 5 देखो 4 क्या करेगा, तो ये होगा 4 × 10⁻⁻4 स्क्वायर करोगे तो 16 × 10⁻8 आ जाएगा। अब ये 2 8 जा और 8 5 जा 40 × 10 पावर बचेगा -3, या ऐसे लिख सकते हो 0.0 क्या 4 जूल, ऑक्टेन की वैल्यू आ गई 0.04 जूल, ऑक्टेन बिल में 0.04 जूल कितने होगा सही गया, क्या बोल रहे थे क्रॉस सेक्शन एरिया भी दिया गया, एरिया दिया गया कैलकुलेशन सही होना चाहिए। सबसे उसमें रीजियन जो रिलेशन था वो यही था, क्योंकि हमें डेल्टा एल मालूम था, एल मालूम था, ये वाई की वैल्यू आपको क्या है मालूम है। ठीक, बाकी आप दूसरा जो रिलेशन बनाया गया था उससे भी आप लगा सकते हो, बट वहाँ इनका कन्वर्ट करना पड़ेगा, थोड़ा सा आपको टाइम बढ़ जाएगा। ठीक है, तो सबसे ईजी वे में हम लोग बेटा इसी से रिकमेंड कर सकते हैं। ठीक, नोट कर लीजिए और ट्राई करिए, लग जाए बेटा। अभी फार्मूला आपको जड़ से तुरंत बताया गया है। ठीक है, और उसी पे डायरेक्ट डाटा दिया गया, उसके बाद में क्वेश्चन लोगों का क्या 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 लगा रखते हैं, तो एग्जाम में जब फार्मूला नहीं रहेगा तब क्या करोगे, हाँ थोड़ा सी बोली देख के भर देंगे। हाँ ठीक, चलो देखो हो गया। कैलकुलेशन बहुत ज़्यादा, कैलकुलेशन ऐसा रहता है, इतने कैलकुलेशन तो आते ही है, कुछ ऐसे
दिए में आपको मिल जाता है। यहाँ कौन सा बड़ा भारी कैलकुलेशन देना से कैलकुलेट करना पड़ेगा क्या, कहीं में गुणा वगैरह से थोड़ी किया, ठीक है। तो इतना तो आसानी से मतलब ऐसा कैलकुलेशन आपको नहीं आते हैं जहाँ बैठ के आधा घंटा आपको क्या करना पड़ेगा, कैलकुलेट करना पड़ेगा। अगर आपको मेथड मालूम है, तरीके मालूम है, तो वहाँ से वो लग जाते हैं, ठीक है। अब उतना तो आपको आएगा ये कि क्या, ठीक है, कितना है कैसा। यहाँ पे हमें ऐसा नहीं करा ऑप्शन में कैलकुलेट किया, डायरेक्ट क्वेश्चन में कैलकुलेशन हो गया, इतना तो आपको याद रखना पड़ेगा। चलिए नेक्स्ट देखिएगा, बोलो बेटा। एक टर्म आता है बेटा इलास्टिक हिस्टैरिसीस। इलास्टिक हिस्टैरिसीस, इलास्टिक हिस्टैरिसीस क्या होता है बेटा कि अगर किसी भी इलास्टिक मटेरियल को बार बार आप स्ट्रेस करते हो, बार बार क्या करते हैं स्ट्रेस करेंगे, फिर वो अपनी पोजीशन को मेंटेन करेगा। बट अगर ये रिपीटेड आपका स्ट्रेसिंग किया जाती है तो कभी कभी क्या होता है कि इमीडिएटली वो फिर अपनी ओरिजिनल पोजीशन को रिटेन नहीं कर पाता है। इसी को कहते हैं हम लोग इलास्टिक हिस्टैरिसीस। मतलब वो हम इलास्टिक लिमिट के अंदर ही उसको स्ट्रेस कर रहे हैं, ऐसा नहीं इलास्टिक लिमिट को क्रॉस नहीं किया, क्रॉस कर देंगे तो कभी भी अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे नहीं पहुंचेगा। जैसे किसी भी मटेरियल को शुरू बताया गया था, अगर आप ज़रूरत जितना उसका लिमिट है उससे ज़्यादा बेटा खींच दोगे, कोई रबड़ ले आइए, ज़रूरत जितना उसका लिमिट उससे ज़्यादा खींच दे तो परमानेंट क्या करेगा, वो पहन जाएगा, स्ट्रेस कर जाएगा। लेकिन अगर वो अंडर द इलास्टिक लिमिट आप उसको टिका के रहो, पुल कर रहे हैं फिर छोड़ रहे हैं, फिर पुल कर रहे हैं फिर छोड़ रहे हैं, तो बार बार रिपीटेड आपका क्या होता है स्ट्रेचिंग की वजह से कभी कभी क्या होता है कि वहाँ पे टाइम लैग्स होता है, फिर से अपने पोजीशन को रिटेन करने में कुछ समय लग जाते हैं, ठीक है। मतलब इमीडिएटली डिफॉर्मिंग फोर्स रिमूव करने के बाद तुरंत अपने ओरिजिनल पोजीशन को रिटेन नहीं कर पाता है, ठीक है। तो इस टाइप की जो कंडीशन हमें बनती है उसी को हम लोग क्या कह लेते हैं, ठीक है, क्या इलास्टिक हिस्टैरिसीस कह लेते हैं, ठीक है। और उसी के बेस पर हिस्टैरिसीस रूल को बनाया जाता है। क्या बनाया जाता है, हिस्टैरिसीस रूल बनाया जाता है, क्योंकि फिर वो उसी सेम बात को फॉलो नहीं करते हैं, इसलिए वहाँ पे टाइम की वैल्यू क्या करती है, इंक्रीज कर जाती है, स्लाइटली टाइम एक्सपेंड हो जाता है। तो देख लीजिएगा हेडिंग कर बेटा इलास्टिक हिस्टैरिसीस, ठीक है। व्हेन ए डिफॉर्मिंग फोर्स इलास्टिक हिस्टैरिसीस SYSTERESIS इलास्टिक हिस्टैरिसीस लिखिएगा। व्हेन ए डिफॉर्मिंग फोर्स is applied on a body when a deforming force is applied on a body, then deforming force is applied on a body, then the strain does not change simultaneously, then the strain जिसमें strain डेवलप हुआ है, strain does not change simultaneously with stress, simultaneously मतलब साथ साथ, does not change simultaneously, SIMULTANEOUSLY, simultaneously मतलब साथ साथ, ठीक। simultaneously with साथ साथ कह रहे हैं एक ही स्टैंड पे, simultaneously with stress, simultaneously with stress, rather it lags behind the stress, स्ट्रेस से थोड़ा पीछे वो क्या करता है, रिटेन करता है, समझ लो अपनी लैंग्वेज में, ये पीएच की लैंग्वेज में, ठीक। कहा क्या जा रहा है, जैसे बार बार किसी अगर हम लोग क्या करते हैं कोई इलास्टिक मटेरियल उसको खींचते हैं तो कभी कभी ऐसा सिचुएशन डेवलप होता है बेटा कि हम जो स्ट्रेस अप्लाई किए थे उसको जैसे रिमूव करके तुरंत वापस आ जाना चाहिए, तो रिमूव करने के जस्ट इमीडिएटली वो तुरंत आपका रिटेन नहीं कर पाता है, मतलब साथ साथ वो रिटेन नहीं कर पाता है कि जैसे स्ट्रेस आपने अप्लाई किया उसमें इलांगेशन हुआ, स्ट्रेस रिमूव किया तुरंत क्या हो जाना चाहिए, उसको अपनी ओरिजिनल पोजीशन को मेंटेन कर लेना चाहिए। बट अपनी ओरिजिनल पोजीशन जो होती है वो मेंटेन इमीडिएटली अगर नहीं हो पा रही, उसमें टाइम लैग हो रहा है, तो उसी को हम लोग क्या कह लेते हैं, इलास्टिक हिस्टैरिसीस कहते हैं। उस कंडीशन में उसी को हम लोग नाम क्या देते हैं, इलास्टिक हिस्टैरिसीस कहते हैं। अगर इमीडिएटली क्या हो तो वो रिटेन नहीं कर पा रहा है तो उसी को नाम देंगे बेटा इलास्टिक क्या
हिस्टैसिस कहते हैं, दिस इज नोन एज इलास्टिक हिस्टैसिस। हो जाएगा। तो कंडीशन आपका होता है हमारा यहाँ पे अगर आपका क्या जो हिस्टैसिस हो रही है, जो यहाँ पे लैग हो रहा है, ठीक है, कब अगर स्ट्रेस रिमूव करने के बाद तुरंत इमीडिएटली वो अपनी ओरिजिनल पोजीशन को रिटेन नहीं कर पाता, तो उसी को हम देते हैं क्या इलास्टिक हिस्टैसिस कहेंगे। ठीक है, लिखिएगा क्या लिखा बेटा, नेक्स्ट लाइन से लिखिए, लैगिंग ऑफ द स्टेन, लैगिंग ऑफ लैगिंग ऑफ स्टेन, लैगिंग ऑफ स्टेन behind, lagging of stain behind the stress, lagging of stain behind the stress is defined as elastic stresses, is defined as elastic stresses लैगिंग आप क्या स्टेन बिहाइंड द स्ट्रेस। ठीक है, इसी को हम लोग क्या कहते हैं इलास्टिक हिस्टैसिस कहते हैं। दिस इज कॉल्ड क्या इलास्टिक हिस्टैसिस। आगे लिखिएगा, तो ये केस आपका हो गया इलास्टिक हिस्टैसिस क्या होती है, यहाँ पे इसके बेस पे दिखा देते हैं। नेक्स्ट ये करिएगा बेटा हिस्टैसिस लूप। हिस्टैसिस लूप लिखिएगा, द एरिया ऑफ stress, the area of stress dash strain curve, the area of stress strain curve, the area of stress strain curve, the area of stress strain curve, ठीक है, the area of stress strain curve is called hysteresis loop, is called hysteresis loop. Area of stress strain curve is called क्या hysteresis loop, is called hysteresis loop. आगे लिखेगा, it is numerically equal to the work done in loading the material and then unloading it, work done in loading the material and then unloading it and then unloading it, वर्क डन इन लोडिंग द मटेरियल एंड देन अनलोडिंग इट। मतलब जो हमारा वर्क डन होता है मटेरियल को क्या करने के लिए, उस पर खींचने की, लोडिंग मतलब उस पर स्ट्रेस करने के लिए, ठीक है, और फिर अनलोडिंग जब करते हैं उनके दोनों का जो डिफरेंस होता है वही हमारा क्या होता है स्ट्रेसेस इसके लूप के बराबर होगा। कैसे दिखाते हैं बेटा, अब यहाँ पे भी हम लोग मटेरियल को, इलास्टिक मटेरियल को भी दो टाइप में बांट लेते हैं, ठीक है, एक ऐसे होते हैं जो मोर इलास्टिक होंगे और एक ऐसे होंगे जो लेस इलास्टिक होंगे, ठीक है, इलास्टिसिटी सबकी अलग अलग होती है, तो उसी के बीच में हम लोग टाइप ए और टाइप बी में उसको बांट लेते हैं। एक होता है जिसमें हिस्टैसिस लूप का जो एरिया होता है, एरिया जो होगा बेटा वो लार्ज होता है, दूसरे ऐसे होते हैं जहाँ पे हिस्टैसिस लूप की एरिया की वैल्यू क्या होगी स्मॉल होगी। अगर हिस्टैसिस लूप का एरिया लार्ज है, ठीक है, इसका मतलब क्या हो रहा है वहाँ पे जो हमारा दोनों के बीच का डिफरेंस है वो कैसी होंगी, ज़्यादा होंगी। अगर आपका क्या स्मॉल है तो वहाँ पे हमारा क्या होगा कम होगा। तो अगर हम लोग स्ट्रेस स्ट्रेन ऐसे बनाते हैं स्ट्रेसेस लूप स्ट्रेस बेटा और ये स्ट्रेन हम लोग बना रहे क्या स्ट्रेसेस लूप। क्या बना रहे बेटा, तो जैसे वहाँ पे अगर आपने बनाया होगा स्ट्रेसेस कर्व मैग्नेटिज्म में, वैसे यहाँ भी बनता है
वहाँ पे आपने सॉफ्ट आयरन और स्टील केबल बनाया गया था, किसी को याद है देखा? वहाँ पे तो बनाया था सॉफ्ट आयरन यानी क्या, स्टील के लिए कुछ ऐसा बना हुआ था, ठीक। नीचे भी जाता है। हाँ, वहाँ पे यहाँ से सेंटर से लेते थे ऐसे पूरा नीचे तक आता था, ठीक। अच्छा बार अच्छा मालूम पड़े थे, हम 12 की बात करते थे, ठीक। तुम 13 वाला बता रहे थे क्या? हाँ जी, वहाँ पे जैसे सॉफ्ट आयरन के लिए जो होता था तो उसका क्या, ठीक है, उस केस में आप रिटेंटिविटी और कोर्सिविटी वहाँ का यूज़ किया जाता था। हिंदी में क्या बोलते हैं आप जानते हो बेटा, ठीक। रिटेंटिविटी जितना उसमें कैपेबिलिटी होती है अपनी क्या मैग्नेटिक प्रॉपर्टी को रिटेन करने को, वहाँ पे रिटेंटिविटी कहते थे। और कोर्सिविटी होती थी मैग्नेटिक प्रॉपर्टी जो डेवलप हुआ कितने लॉन्ग टाइम तक उसे स्टोर करता है। जैसे अभी आपको समझाया जा रहा है, कुछ लोग ऐसे होते हैं बहुत जल्दी समझ जाते हैं, ठीक, लेकिन वो यहाँ से गेट पर जाते जाते सब गायब हो जाता है। अपने जाते बताओ कौन वाले वही वाले, ठीक। अब कुछ होते हैं थोड़ा सा बहुत समझते हैं रिलेटिवली, लेकिन वो क्या होते हैं, ठीक है, थोड़ा देर तक रखते हैं। कुछ होते हैं साहब में समझेंगे ना तो रखेंगे, हैं, ठीक है। देखो यहाँ बता रहे हैं ना, समझेंगे ना हम रखेंगे, हैं, रखने का प्रयास करते हैं। अच्छा रखने का प्रयास कर रहे हैं, चलिए ठीक है तो रख लेंगे। चलो चलो ठीक है, पहले समझने का प्रयास करें तभी रख पाएंगे, ठीक। ये केस आपका होता है, यहाँ से दिखाते हैं तो 2 टाइप के मटेरियल में हम लोग बांट लेते हैं, ठीक। एक हो गया कैसा, जिसके लिए आपका जब यहाँ पे एरिया डालते हैं ना, तो लेकिन यहाँ पे एरिया की वैल्यू हमारी क्या होती है, कम होती है, ठीक है। तो हमेशा जब हम लोग करते हैं तो 2 कैटेगरी में मटेरियल को क्या कर लिया जाता है, डिवाइड कर लिया जाता है। एक कंडीशन ये स्ट्रेस स्ट्रेन हो गया, एक टाइप ऑफ मटेरियल के लिए हो गया, दूसरा वहाँ पे आपने किया तो वो सेकंड टाइप ऑफ क्या होता है, मटेरियल के लिए हो गया, ठीक। इनके बीच में देखो आपका बेटा एरिया कम है, एरिया की वैल्यू यहाँ क्या है, रिलेटिवली कम है, यहाँ पे एरिया की वैल्यू रिलेटिवली हमारी लार्ज है, ठीक है। तो जितना ज़्यादा एरिया होगा कितना मतलब उसमें उतना ही लास्ट की वैल्यू क्या हो रही है, ज़्यादा हो रहा है, यानी वर्जन जो नेसेसरी हम लोग कर रहे हैं वो ज़्यादा हो जाएगा। तो इसी को हम लोग कह देते हैं बेटा क्या, स्ट्रेस स्ट्रेन का। ये दोनों कंडीशन आपकी हो गई, ठीक है। इसके लिए स्ट्रेसिस क्लास के लिए, इसके लिए हो गया आपका स्ट्रेसिस क्लास के लिए हो गया, हो जाएगा। दिस इज कॉल्ड स्ट्रेसिस क्लास कहलाता है। तो यहाँ से हम लोग रिप्रेजेंट कर लेते हैं क्या होगा, कैसे होगा, उसके बेस पर रिप्रेजेंटेशन हो जाता है, ठीक। सर लास्ट कहाँ दिख रहा है, यही एरिया जिस अभी पतला है तो एरिया कम हो गया बेटा, यहाँ पे कैसा है मोटा है, इसकी एरिया क्या हो गया आपकी ज़्यादा हो गई, ठीक है। तो ये केस आपका होगा, यहाँ पे एरिया लार्ज है बेटा, यहाँ पे एरिया की वैल्यू क्या है आपकी स्मॉल है, उसके बेस पर हमारा यहाँ से क्या हो जाता है, रिप्रेजेंटेशन हो जाता है। उसके बेस पे हम लोग रिप्रेजेंट कर लेते हैं क्या हमारा कैसे होगा, स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व कहते हैं, क्या कह देंगे इसे, स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व कह दिया जाता है, हो जाएगा। चलो अब अगला आता है बेटा, कौन से ऐसे फैक्टर्स होते हैं जो हमारे इलास्टिसिटी को अफेक्ट करते हैं, फैक्टर्स अफेक्टिंग इलास्टिसिटी, तो लिखिएगा, ठीक है। फैक्टर्स अफेक्टिंग इलास्टिसिटी, फैक्टर्स अफेक्टिंग इलास्टिसिटी। कौन से फैक्टर्स ऐसे हैं जो इलास्टिसिटी को क्या करते हैं, अफेक्ट करते हैं। तो फैक्टर्स अफेक्टिंग इलास्टिसिटी देखिए, एक होता है बेटा, पहला लिखिएगा हैमरिंग, पहला हैमरिंग एंड रोलिंग, हैमरिंग ही करो मैं लिख मारा था, हैमरिंग बेटा, HAMMERING, HAMMERING, हैमरिंग, HAMMERING, हैमरिंग, ठीक। अब सुन लीजिए, कम से आगे का लिखिएगा। देखो हैमरिंग का मतलब क्या होता है बेटा, किसी भी अगर इलास्टिक मटेरियल को आप बार बार पीटेंगे, फिट करेंगे, ठीक है, तो उसकी इलास्टिसिटी धीरे धीरे क्या होती है, लूज हो जाती है। यही सेम कंडीशन हम लोग मैग्नेटिज्म में भी पढ़ेंगे, सेम कंडीशन क्या होता है, मैग्नेटिज्म में पढ़ेंगे। तो वैसे ही कंडीशन यहाँ पर अगर आप बार बार हैमरिंग कर रहे हैं, हैमर कर रहे हैं, उसको पीट रहे हैं, तो उस कंडीशन में धीरे धीरे क्या होता है, वो इलास्टिसिटी, जैसे मान लो कोई वायर है इलास्टिक है, आपको उसको रोज पीट रहे हैं, पीटिंग जब हीटिंग होगी तो वहाँ पे क्या होगी, उनके जो मालिकुलर स्ट्रक्चर होता है वो हमारा डिस्टर्ब होता है, तो उसी को हम लोग काम देते हैं क्या, हैमरिंग कर देते हैं। एक होता है एनीलिंग, सुन लीजिए कल लिखा देंगे। एनीलिंग में क्या होता है, किसी भी मटेरियल को आप हीट करिए, फिर स्लोली कूल करिए, गर्म करिए बेटा, फिर धीरे धीरे क्या करिए, उसको ठंडा करिए, उसी को हम लोग क्या कहते हैं,
एनीलिंग कहते हैं। एनीलिंग इज द प्रोसेस इन विच मटेरियल विल बी हीटेड एंड देन स्लोली कूल्ड। ठीक है, इसी को टर्म दिया जाता है एनीलिंग। तो ये कंडीशन शीशे दिखता भी है। बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे आप मटेरियल लेते लोहा वगैरह है ना, आप उसको करने पर इतने हीट हो जाता है, फिर स्लोली रख दिए कूल हो जाता है, तो उससे सॉफ्टनेस बढ़ जाती है। मटेरियल की सॉफ्टनेस क्या होती है? बढ़ जाती है। टेम्परेचर फैक्टर हो गया, ये सारी चीज़ें जो होती हैं वो हमारा इफेक्ट करता है किसको? ठीक, उसी को हम लोग काम देते हैं कौन सा? ठीक है, फैक्टर्स अफेक्टिंग द इसको, ठीक है, इलास्टिसिटी। ठीक, तो ऐसा पढ़ के आइएगा। अब ये चैप्टर नंबर नंबर आप जैसे में जो पूछे जाने वाली चीज़ें हो गया। ठीक है, तो ऐसा कुछ वही बची हुई है, कल बता देंगे और किसी क्वेश्चन वगैरह होगा बता दिया जाएगा, फिर कल